लिखे टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे हम लोग नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी लिखो इसका डेफिनेशन। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute, the number of gram equivalent of solute present in per liter or per 1000 milliliter or per 1000 milliliter of solution is called normality of the solution. यानी डिफिनेशन के अनुसार से अगर हम लोग फार्मूला लिखें तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू है, बोर्ड पर देखो, कॉपी करने के लिए टाइम देंगे। इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर। जैसे मोलरिटी में निकाले हैं वैसे ही यहाँ पर भी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और अगर ये मिलीलीटर में है तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1000 से। मोलरिटी को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते थे, पढ़ा जाता था मोलर। नॉर्मलिटी को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इनका प्रोनाउंसिएशन होता है नॉर्मल। ये हो गया नॉर्मल। अब अगर डाटा या फार्मूला हम लोग देखेंगे, कंपेयर करेंगे मोलरिटी से, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो जाना हुआ है, वही वाला पार्ट है। एक नया टर्म आ गया, क्या, ग्राम इक्विवेलेंट। पहले वाले में मोल था, तो मोल निकालने के लिए मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करते थे। यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए भी एक फार्मूला है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इट इज इक्वल टू गिवन मास। जो भी मास है उसको डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट वेट से, इक्विवेलेंट वेट। अब ये एक नया पार्ट आ गया, इक्विवेलेंट वेट क्या है। तभी तो पहले तो मोलर मास यूज करते थे, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए भी एक फार्मूला है। इक्विवेलेंट वेट के लिए जो भी उस केमिकल सब्सटेंस का मोलर मास है उसे आप डिवाइड कर दोगे एसिडिटी और बेसिसिटी और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से, और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से। तो अब ये एसिडिटी और बेसिसिटी समझेंगे तब जाकर के फिर क्लियर होगा ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, और जब ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा तो फिर जाकर आपका नॉर्मलिटी निकलेगा। इतना पहले लिख लो, फिर एसिडिटी और बेसिसिटी बता देते हैं कैसे ये निकाला जाएगा। बेसिसिटी ये क्लास 11th में था। क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ना था इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप पढ़े होंगे वेरियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में। वहां से लेकर के चलते हैं। वहां बताया गया था आर्हेनियस कंसेप्ट के अनुसार से, द केमिकल सब्सटेंस विच गिव H+ आयन इन एक्वस मीडियम इज कॉल्ड एसिड, और जो OH- आयन का फॉर्मेशन करता है उसे हम लोग बेस कहते हैं। यहाँ पर उसी से रिलेटेड है ये एसिडिटी और बेसिसिटी, लेकिन थोड़ा सा उल्टा है। ऐसे एसिडिटी फर्स्ट टाइम में सुनने पर लगता है कि एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिसिटी सुनने में लगता है कि बेस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये उल्टा है। एसिडिटी यूज किया जाता है बेस के लिए और बेसिसिटी यूज किया जाता है एसिड के लिए। यानी कि कोई भी एसिड जितना H+ आयन का फॉर्मेशन करेगा वह उस एसिड का बेसिसिटी कहा जाएगा, और कोई भी बेस जितना OH- आयन का फॉर्मेशन करेगा वह उसका एसिडिटी कहा जाएगा। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल देखो यहाँ बोर्ड पर। अगर हम लोग HCl लेते हैं तो ये आयोनाइज करता है H+ + Cl-। अगर हम लोग H2SO4 लेते हैं तो बताओ कैसे आयोनाइज करेगा, 2H+
प्लस SO4 2 माइनस। अगर हम लोग H3PO4 ले रहे हैं तो ये आयोनाइज करेगा 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस। तो ये सब आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आर्हेनियस कंसेप्ट के अनुसार से इन सारे केमिकल सब्सटेंस को एसिड कहा जाएगा, तो इसलिए इन्हें हम लोग आर्हेनियस एसिड लिखते हैं। सब डिफिनेशन लिखवा देंगे, पहले यहाँ समझोगे। इन्हें कहा जाएगा आर्हेनियस एसिड। उसी तरह से अगर कोई केमिकल सब्सटेंस है NaOH, बताओ तो ये कैसे आयोनाइज करेगा? Na प्लस प्लस OH माइनस। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH होल ट्वाइस, तो ये कैसे आयोनाइज करेगा? Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस। और अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है AlOH होल थ्राइस, तो ये आयोनाइज करेगा एज Al3 प्लस प्लस 3OH माइनस। अब ये सब हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो जो हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन करता है उन्हें बेस कहा जाता है। तो ये आर्हेनियस कंसेप्ट के अनुसार से क्या बन गया? बेस, आर्हेनियस बेस। एसिड और बेस क्लियर हो गया। अब कहता है कि जितना हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा वह उस एसिड का बेसिसिटी, और कोई भी बेस जितना OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा वह उसका एसिडिटी। तो जब आयोनाइजेशन क्लियर है तो अब यहाँ पर हम लोग कुछ एसिड लिखते हैं और उसके बेसिसिटी के बारे में बात करें। यहाँ एसिड, तो एसिड का क्या पार्ट आ जाएगा? बेसिसिटी। अभी आप कॉपी नहीं करोगे, हम स्टेटमेंट लिखवाएंगे उसके बाद फिर लिखना। जैसे अगर हम लोग HCl लेते हैं तो बताओ इसका बेसिसिटी कितना होगा? 1। अगर हम लोग HNO3 लेते हैं कितना होगा? 1। हाइड्रोजन से मतलब है ना, जितना हाइड्रोजन आयन फॉर्मेशन करेगा। अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं H2SO4 कितना आएगा? 2। अगर हम लोग फॉस्फोरिक एसिड लेते हैं H3PO4 कितना आएगा? 3। अगर हम लोग H3PO3 लेते हैं तब बताओ कितना होगा? 3। लेकिन ये गलत होता है, यहाँ 3 नहीं होता है, यहाँ 2 होता है। और वो कैसे होगा वो अलग से बताएंगे। जनरली जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी से पूछा जाता है, क्योंकि लगता है कि 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो गया, क्योंकि यहाँ सब तो वही हो रहा है, 1 हाइड्रोजन तो 1, यहाँ 2 हाइड्रोजन तो यहाँ 2, लेकिन यहाँ 3 है तो 2 होता है। कैसे होगा वो आगे हम लोग बताएंगे इसी जगह पे। अब आते हैं बेस पर। तो जितने OH माइनस आयन का फॉर्मेशन करेगा वह उस बेस का एसिडिटी कहा जाएगा। जैसे अगर हम लोग NaOH ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बताओ क्या होगा एसिडिटी? 1। अगर पोटासियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो बताओ 1। अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिए CaOH होल ट्वाइस 2। अगर हम लोग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिए AlOH होल थ्राइस तब कितना हो जाएगा? 3। समझ में आया? बेस के लिए एसिडिटी होता है और एसिड के लिए बेसिसिटी होता है। लिखिए इसमें हेडिंग डालो, एसिडिटी एंड बेसिसिटी, एसिडिटी एंड बेसिसिटी, एंड बेसिसिटी, एंड बेसिसिटी। पहले हम स्टेटमेंट लिखवा देते हैं सब, उसके बाद फिर आगे लिखिए। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट, आर्हेनियस लिखा हुआ है स्पेलिंग ARRHENIUS। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट, an acid is the chemical substance. According to Arrhenius concept, an acid is the chemical substance, which give H plus ion, in aqueous solution, H plus ion in aqueous solution, while base is the chemical substance, which give
which give OH minus ion, which give OH minus ion in aqueous solution, which give OH minus ion in aqueous solution, in aqueous solution. बोलो क्लियर है यहां तक डेफिनेशन? पैराग्राफ चेंज. The number of H plus ion, the number of H plus ion produced by an acid, produced by an acid is called basicity of the acid, is called basicity of the acid, while the number of OH minus ion, while the number of OH minus ion produced by a base, is called acidity of the base, is called acidity of the base, acidity of the base. ये भी लिखवा दिए कि जितना OH माइनस प्रोड्यूस होगा. तो बाकी एक पार्ट रह गया ये एक्सेप्शनल कंडीशन वाला, कि कैसे होता है. तो इतना पहले कॉपी कर लो, उसके बाद में फिर उसको बता देंगे. अब इसे आप कॉपी कर लीजिए. बेसिसिटी ऑफ ऑक्सो एसिड, बेसिसिटी ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, बेसिसिटी ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, यानी फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स के बारे में सबसे पहले समझ लो कि ऑक्सो एसिड कहते किसे हैं. जैसे अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो इसका फार्मूला है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो HCl, नाइट्रिक एसिड की बात करें तो HNO3. नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सो एसिड, इसका मतलब ऑक्सीजन लगा होगा. तो बताओ तो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इन तीनों में कौन कौन ऑक्सो एसिड है और कौन नहीं है? यहाँ ऑक्सो एसिड होगा, ये भी ऑक्सो एसिड होगा क्योंकि यहाँ भी ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है. लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऑक्सो एसिड नहीं कहेंगे. तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे H3PO3, तो ये भी ऑक्सो एसिड है. अभी ऑक्सो एसिड है किसका? तो ये ऑक्सो एसिड है सल्फर का, ये ऑक्सो एसिड है नाइट्रोजन का. तो ये बताओ ऑक्सो एसिड किसका हो गया? फॉस्फोरस का. समझ में आया ये ऑक्सो एसिड? अब ये फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड के बारे में ये क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी देखोगे तो पी ब्लॉक एलिमेंट में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको कि इसका बेसिसिटी वैल्यू कितना होगा. इसके लिए कंसेप्ट कहता है, स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा और बताता है कि वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है सिर्फ वही आयोनाइज कर पाता है, वही H+ में कन्वर्ट कर पाते हैं. बाकी का जो हाइड्रोजन फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इतना ज़्यादा नहीं है कि वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच सके. पोलैरिटी प्रोड्यूस होगा लेकिन वो उसको आयोनाइज नहीं कर पाएगा. लेकिन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये ऐसे एलिमेंट हैं, याद करो क्लास 11th का, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन का, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन और तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन आते हैं. तो इनमें आयोनाइज करने का टेंडेंसी है, लेकिन इसके बाद वाले में पोलैरिटी प्रोड्यूस होगा, वो आयोनाइज नहीं कर पाता है. तो ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस में फॉस्फोरस उसे आयोनाइज नहीं कर पाता है. तो इनका स्ट्रक्चर देखेंगे कि कितना ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन. फॉस्फोरस के 3 कॉमन ऑक्सो एसिड हैं. एक है H3PO4, इन्हें कहा जाता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड. दूसरा है H3PO3, इसे कहते हैं फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड. और एक और है H3PO2, इसे फॉस्फेनिक एसिड कहते हैं, फॉस्फेनिक एसिड.
फॉस्फेरिक एसिड। अब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये आता है HO HO HO। H3PO3 का स्ट्रक्चर ये आएगा HO HO और यहाँ H, और इनका स्ट्रक्चर ये आता है HO H और ये H। तो अभी क्या बताएं कि जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं सिर्फ वही आयोनाइज करेंगे और वही बेसिसिटी देगा। तो देखो तो इसके पास में बेसिसिटी कितना हो गया 1 2 3, यानी इनके बेसिसिटी का वैल्यू हो गया 3। इसका बताओ बेसिसिटी कितना होगा 2, बेसिसिटी यहाँ हो गया 2, और इनका बेसिसिटी 1। अब बताओ यहाँ ये जो गलत हुआ जो समझ में आया, ये फार्मूला तो H3PO3 है तो इसके पास में 3 हाइड्रोजन, लेकिन आयोनाइजेबल कितने हाइड्रोजन है 2, क्योंकि जो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा वही सिर्फ आयोनाइज करेगा। तो लिखिए, पहले स्टेटमेंट लिखवा देते हैं। देखो, द हाइड्रोजन attached with oxygen, the hydrogen attached with oxygen are ionizable and give the basicity of the acid अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। अब इस फार्मूले को फिर गौर से देखो। अब कोई केमिकल सब्सटेंस दिया हुआ है, खास करके एसिड और बेस, तो एसिडिटी और बेसिसिटी तो आपको पता होगा। उस केमिकल सब्सटेंस के मोलर मास को एसिडिटी या बेसिसिटी से डिवाइड कर देंगे, किसका वैल्यू निकल जाएगा इक्विवेलेंट वेट। इसके इक्विवेलेंट वेट को यहाँ पुट करेंगे तो निकलेगा ग्राम इक्विवेलेंट, और फिर ग्राम इक्विवेलेंट को यूज करेंगे तो किसका वैल्यू निकलेगा नॉर्मलिटी का। मोलरिटी में हम लोग वॉल्यूम कंसिडर करते हैं और मोल, यहाँ पर वॉल्यूम और ग्राम इक्विवेलेंट कंसिडर करते हैं। एक क्वेश्चन बताते हैं, उससे समझ में आएगा। लिखे तो क्वेश्चन, देखो 200 मिलीलीटर aqueous solution of H2SO4, contain its 49 gram, contain its 49 gram. Determine its concentration, in terms of molarity, and normality, यानी मोलरिटी भी निकालना है और नॉर्मलिटी भी निकालना है। ये क्वेश्चन हम सोल्व कर देते हैं, इसके बाद का क्वेश्चन आपको देंगे, वो आप सोल्व कीजिएगा। बोर्ड पर देखो, क्या करा है, सल्फ्यूरिक एसिड है 49 ग्राम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 बताओ तो कितना दिया हुआ है 49 ग्राम। बताओ सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास पता है आपको 98 ग्राम पर मोल। तो अब यहाँ से इसका मोल निकाल लेते हैं। मास बाय मोलर मास 49 डिवाइडेड बाय 98 1/2 यानी 0.5। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, ऑफ सॉल्यूशन इट इज 200 मिलीलीटर। तो मोलरिटी तो निकल जाएगा मोल बाय वॉल्यूम से, लेकिन अभी हमें नॉर्मलिटी भी निकालना है। तो बताओ तो सल्फ्यूरिक एसिड का बेसिसिटी कितना आएगा, कितना होगा 2।
बेसिसिटी 2 आ गया। तो अब इसका हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है? मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। मोलर मास का वैल्यू 98, बेसिसिटी 2, वैल्यू कितना हो गया? 49। ये इक्विवेलेंट वेट निकला। अब इसके बाद नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास यानी 49 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। अगर याद नहीं आ रहा है तो पहले फार्मूला लिखो आप, फार्मूला लिखने से फिर याद बढ़ेगा। नंबर ऑफ गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट गिवन मास कितना है? 49 डिवाइडेड बाय 49, वैल्यू कितना हो गया? 1। अब सारा डाटा आपके पास में आ गया, फार्मूला लिखिए और वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे अगर मोलरिटी निकालना है तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ये मिलीलीटर में है तो इनटू 1000। नंबर ऑफ मोल कितना आ गया? 0.5। वॉल्यूम कितना आ गया? 200 इंटू 1000, कितना आ जाएगा? 500 डिवाइडेड बाई 200, 5/2, तो 5/2 कितना आएगा? 2.5, 2.5 मोलर। वही नॉर्मलिटी अगर निकालना है, नॉर्मलिटी तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। बताओ तो ये वैल्यू कितना है? 1। 200 इंटू 1000, ये वैल्यू कितना आ गया? 5 नॉर्मल। इसका था 2.5 मोलर और वो हो गया 5 नॉर्मल। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपके लिए, बनाओगे? लिखे तो 15.6 ग्राम, 15.6 ग्राम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड is present in its 400 milliliter, is present in its 400 milliliter aqueous solution, 400 milliliter aqueous solution, aqueous solution. Determine the concentration, determine the concentration in terms of molarity, in terms of molarity and normality, molarity and normality, and normality. अब पता नहीं आप लोग को एटॉमिक मास पता है या नहीं है? एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास पता है कितना होता है? 27। ऑक्सीजन का पता है 16 और हाइड्रोजन का 1। क्योंकि मोलर मास निकालने का जरूरत पड़ेगा तो एटॉमिक मास तो यूज करोगे ही, तो पहले आप बनाइए फिर इसको हम बताएंगे। ठीक है, आप लोग बनाए हैं, वैल्यू भी कटने वाला दिए थे, बताओगे आप यहां पर क्या आएगा? जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस, ये दिया हुआ है 15.6 ग्राम। आप इसका मोलर मास निकालें, बताओ कितना आया? 78 ग्राम पर मोल। अब यहां से इसका मोल निकाल लो, मास बाय मोलर मास 15.6 डिवाइडेड बाय 78, ये वैल्यू 0.2, यही होगा ना? वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का, बताओ कितना? 400 मिलीलीटर, ये हुआ। क्योंकि ये बेस है
इसलिए इसका एसिडिटी वैल्यू अगर निकालेंगे तो एसिडिटी कितना आएगा 3 ना, एसिडिटी 3। अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो मोलर मास डिवाइडेड बाई 3। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालिए, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इट वुड बी इक्वल टू 15.6 डिवाइडेड बाई 78/3। ये 3 ऊपर में चला जाएगा, यानी 0.2 इंटू 3, ये 0.2 आ रहा है, यानी वैल्यू कितना हो गया 0.6। वॉल्यूम वहां दिया हुआ है। अब फार्मूला पहली बार में आपको निकालना है मोलरिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.2 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 1000, ये वैल्यू कितना आ गया 0.5 मोलर। सेकंड में आपको नॉर्मलिटी निकालना था। नॉर्मलिटी तो यहाँ 0.6 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 1000, ये वैल्यू कितना आ गया 1.5 नॉर्मल, यानी कि नॉर्मलिटी बना था। कितने लोगों से नहीं बना? नहीं बना आपसे, कहाँ गड़बड़ा गए? तो मोलर मास निकालना तो आसान था। देखो यहाँ AlOH होल थ्राइस, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना 27 प्लस 16 प्लस 1 इंटू 3, तो 27 प्लस 17 इंटू 3, 27 प्लस 51, वैल्यू कितना हो गया 78, ये था। तो बन जाएगा। अब हम लोग एक डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। अगर मोलरिटी या नॉर्मलिटी इन दोनों में से कोई एक पार्ट दिया हुआ और दूसरा निकालना हो तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। उसके लिए एक फार्मूला है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एसिडिटी और बेसिसिटी। एसिडिटी और बेसिसिटी। उसी तरह से अगर मोलरिटी निकालना होगा तो नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी कर देंगे। अब इस कंसेप्ट का यूज करेंगे तो दोनों जगह पर बन सकता है। जैसे ये दोनों क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए थे, यहां पर देखो कलर चेंज कर देते हैं तो पता चलेगा। यहां इस क्वेश्चन में मोलरिटी ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना वैल्यू आया 2.5। तो यहां से अगर नॉर्मलिटी निकालना होता तो नॉर्मलिटी इट वुड बी इक्वल टू 2.5 इंटू, बताओ इसका बेसिसिटी वैल्यू कितना था पहले वाले क्वेश्चन का 2, तो 2.5 इंटू 2, तो वैल्यू कितना हो गया 5 नॉर्मल, 5 नॉर्मल। और यही निकाले थे हम लोग यहां पर यूज करके भी 5 नॉर्मल आया था। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर जो अभी हम लोग बनाए थे। इस वाले में मोलरिटी निकल गया कितना 0.5, तो बाकी का इक्विवेलेंट वेट निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ता। यहां हम लोग सीधा सीधा लिखते हैं नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 0.5 इंटू 3, तो वैल्यू कितना हो गया 1.5 नॉर्मल। लेकिन ये तभी यूज किया जा सकता है अगर मोलरिटी दिया हुआ है, और अगर मोलरिटी नहीं दिया हुआ रहेगा तब तो आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना ही पड़ेगा। तो इसलिए पहले हम लोग जो है वो यहाँ पर ये बताए कि अगर मोलरिटी दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, और अगर मोलरिटी नहीं दिया हुआ है और नॉर्मलिटी निकालने के लिए कर रहा है तब तो आपको एसिडिटी, बेसिसिटी, इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना होगा, तब जा करके निकलेगा। ठीक है, तो बाकी इस वाले फार्मूले को आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर लिखे थे क्वेश्चन, what would be the molarity, what would be the molarity of 6 normal, what would be the molarity of 6 normal phosphorus acid, 6 normal phosphorus acid।
अब फॉस्फोरस एसिड अभी बताए हैं, सबसे पहला तो यही बात आएगा कि अब फार्मूले ही याद नहीं आ रहा है कि फॉस्फोरस एसिड क्या है, H3PO3, और फॉस्फोरस एसिड का बेसिसिटी वैल्यू कितना आया था 2। तब यहाँ पर अगर हमें मोलरिटी निकालने के लिए कहा जा रहा है तो मोलरिटी इट वुड बी इक्वल टू हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 3। तो आंसर कितना आ जाएगा 3 मोलर, 3 मोलर। तो हम जानबूझ करके फार्मूला नहीं लिखे थे, ये फार्मूला हो गया H3PO3, और इस H3PO3 का बेसिसिटी वैल्यू कितना आता है 2, इसलिए 6 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 3 आ गया, 3 मोलर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब रह सकता है, कभी मोलरिटी रहा तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए कहेगा, नॉर्मलिटी तो मोलरिटी, तो आप ये डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब 1 मार्क्स का बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लिखे थे इसको। हो गया, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए वाई वी प्रीफर मोलैलिटी, वाई वी प्रीफर मोलैलिटी than molarity for experimental data, for experimental data इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये पूछता है और ये आपको इसके फॉर्मूले से पता चलेगा। देखना यहाँ बोर्ड पर, मोलरिटी में हम लोग कंसीडर करते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और अगर ये मिलीलीटर में है तो मल्टीप्लाई कर दिए 1000 से। वहीं अगर नॉर्मलिटी निकालना हो, नॉर्मलिटी ये हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोललिटी निकालना है ना, नॉर्मलिटी लिख रहे हैं। अगर मोललिटी निकालना हो तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और अगर ये ग्राम में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। अब इन दोनों में देखो मोल मोल तो कॉमन है, डिफर कर रहा है यहाँ पर वॉल्यूम है और इस जगह पर क्या है मास। एक्सपेरिमेंटल डाटा कहा जाता है जो डाटा कांस्टेंट हो, जो हम लोग किसी दूसरी जगह पर यूज कर सकें। मोलरिटी वॉल्यूम पर डिपेंड करता है और ये वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यानी अगर आप टेम्परेचर घटाए टेम्परेचर बढ़ाए तो वॉल्यूम भी चेंज करेगा, और जब वॉल्यूम चेंज करेगा तो मोलरिटी का वैल्यू भी चेंज करेगा। यानी मे भी हो सकता है कि कोई कैलकुलेशन आप किए हैं जून जुलाई में और उस वक्त में आप लेवल पे चिपका दी कि इसका मोलरिटी वैल्यू इतना है, और आप जाड़े में आप उसको यूज करेंगे तो उसका मोलरिटी बदला हुआ रहेगा। रीजन ये कि जाड़े में उसका वॉल्यूम चेंज कर जाएगा, और जब वॉल्यूम चेंज कर जाएगा तो मोलरिटी का वैल्यू भी क्या होगा चेंज कर जाएगा। लेकिन मोलरिटी डिपेंड करता है किस पर, मास पर, और मास टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, टेम्परेचर घटे या बढ़े मास उनका वही रहने वाला है। तो जो वैल्यू आपका जाड़े में है वही वैल्यू गर्मी में होगा, जो जून जुलाई में है वही आपका जनवरी फरवरी में होगा। देखिए इसका आंसर लिखवा देते हैं, मोलैलिटी depends on the mass of the solvent, depends on the mass of the solvent which is temperature independent, and therefore it give constant value,
constant value, while molarity depends on the volume of the solution, which varies with the variation of temperature, which varies with the variation of temperature, which varies with the variation of temperature. बोलो क्लियर है ये? तो ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड सारा कुछ डिस्कस किए। पिछले क्लास में आपको बोले थे कि एनसीईआरटी का कुछ प्रॉब्लम है, उस एनसीईआरटी के क्वेश्चन को आप देख करके आओगे और जहाँ जहाँ डाउट होगा आप हमको बताओगे, हम वो क्वेश्चन यहाँ बताएंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको हम स्क्रीन पर दिखाते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन था। ये देखो स्क्रीन पर इतना क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे ना, पिछले क्लास में लिखवाए थे। तो एग्जाम्पल का ये 3 क्वेश्चन था, 2.1, 2.2, 2.3। इंटेक्स्ट का इतना क्वेश्चन था और एक्सरसाइज का था। अब आप बताते चलोगे कि हाँ सर इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, नहीं बना है, तो हम उसको बताएंगे। ठीक है, ये देखिए आपके सामने में एग्जाम्पल का क्वेश्चन है 2.1। बोलो बन गया है या डाउट है किन्हीं को? अच्छा, इसमें सॉल्वेंट क्या लेंगे? क्वेश्चन कह क्या रहा है जो देखते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। अब यहाँ पर कोई सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ, इसका क्वेश्चन पूछना था कि यहाँ पर हम सॉल्वेंट क्या लेंगे। तो एक बार में पहले ही बताए थे कि अगर सॉल्वेंट दिया हुआ है तो ठीक है, और अगर नहीं दिया है तो आप यूनिवर्सल सॉल्वेंट लोगे। और यूनिवर्सल सॉल्वेंट के फॉर्म में किसका यूज करते हैं? वाटर का इस्तेमाल करते हैं। यानी इस वाले क्वेश्चन में सॉल्वेंट के फॉर्म में आपको क्या लेना है? वाटर लेना है। बन जाएगा। अब अगर डाउट है तो बोलो, हम यहाँ बताएंगे। जब आपको प्रॉमिस किए हैं कि बताएंगे तो बताएंगे। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल का ही है 2.2। बन गया? किसी से नहीं बना है तो बताओ। नहीं? आगे बढ़े ना। अब नहीं बनाया होगा यार, तो अब ये तो अपॉर्चुनिटी तुम मिस करोगे, क्योंकि अब आगे बढ़ते चले जाएंगे तब तो फिर अगले क्लास में कोई नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो नया वाला प्रॉब्लम ही शुरू होगा। अब उस वक्त में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ेंगे और उस वक्त में तुम सॉल्यूशन का लेकर के आ जाओगे तो हो सकता है पिटाई हो जाओगे, क्योंकि ये सब मेरे बर्दाश्त से बाहर होता है। पूछना तुम, ठीक है, कि जो दूसरा चैप्टर सब पूछने के लिए जाओगे ना तो भगा देंगे डांट करके देंगे। ठीक है, क्योंकि जब चल रहे हैं, अभी देखो कितना प्यार से पूछ रहे हैं। ठीक है, और पिछले क्लास में ही बोले कि देखो अब बनाना, क्योंकि तुम्हारा ही है। ठीक है, आधा घंटा टाइम नहीं निकालोगे तो फिर बाकी का हम तो तुम्हारे लिए टाइम देने के लिए तैयार। अब आप बनाएंगे नहीं तब तो ये रह जाएगा। ये क्वेश्चन था एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, इसको देख के बना। नहीं बना है? बना ही नहीं है या बना नहीं है? अच्छा, बीच में रुक जाए तो कोई बात नहीं, बताते हैं। यहाँ करा कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। क्वेश्चन तो आसान था, इथेनोइक एसिड सॉल्यूट है। मैडम थोड़ा समझाने दीजिए हमको भी, हमको थोड़ा समझा लेने दीजिए। ठीक है, और मेरे से नहीं समझ में आएगा तो मैम से कांटेक्ट कीजिएगा। यहाँ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड है और डिजोल्व किया गया किसमें? 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो इस क्वेश्चन में मास ऑफ इथेनोइक एसिड यानी CH3COOH कितना ग्राम? 2.5 ग्राम। बताओ तो इसका मोलर मास निकालें, कितना आता है? 60 ग्राम पर मोल। निकालना हम लोग को क्या है? मोलैलिटी। तो इसका मोल निकाल लेते हैं।
मास बाय मोलर मास 2.5 डिवाइडेड बाय 60, और यहाँ सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 75 ग्राम। अब फॉर्मूला लिखिए, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। अभी तक हम कहीं कैलकुलेशन नहीं किए, यहाँ वैल्यू आ गया 2.5 डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 1000। अब ये तो आपको करना चाहिए, बन जाएगा ना, जोड़ घटा गुना भाग करोगे। वैसे भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, वहां भी बना हुआ है। अब ये आते हैं हम लोग इंटेक्स के क्वेश्चन पर। ये इंटेक्स का 2.1 देख लीजिए। अब तो आंसर वही देंगे जो कभी बनाए हैं, ठीक है, ये बना चाहे नहीं बना, और पहली बार देख रहे होंगे तो बढ़िया से देख लीजिए। अगर डाउट लग रहा है कि नहीं बनेगा तो फिर बताइएगा, बताना है। देखिए, कैलकुलेट द मास परसेंटेज of benzene and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। मास परसेंटेज निकालना है, तो बनाने के पहले आप फॉर्मूला याद कीजिए कि मास परसेंटेज का क्या होता है। देखो यहाँ पर मास परसेंटेज जिसे W/W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यही है। अब देखो तो सॉल्यूट यानी किसको डिसॉल्व किया गया है, बेंजीन को, और इसका मास दिया हुआ है बेंजीन का कितना ग्राम 22 ग्राम, तो यहाँ ये हो गया 22 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, तो ये 122 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, सॉल्वेंट हो गया, और सॉल्यूट कितना है 22, तो सॉल्यूशन का मास हो जाएगा 22 प्लस 122 इंटू 100। अब बन जाएगा V1 इज इक्वल टू C2V2, ठीक है। अब ये पार्ट हो गया। ए ऊपर वाले को कहा गया बी, जैसे कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, इनका मोलरिटी निकालना है, तो मोलरिटी इज इक्वल टू मोल बाई वॉल्यूम। अब देखो यहाँ क्या करा है, 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट, तो इनका मास दिया हुआ है 30 ग्राम इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये तो आसान सा था। अब ये इसलिए नहीं बना क्योंकि आप मॉलिक्यूलर मास निकालने का जहमत नहीं उठाना चाहते हैं, वही होता है ना, ठीक है। ये कोबाल्ट दिया हुआ, इतना बड़ा फार्मूला दिया हुआ, तो हम मॉलिक्यूलर मास कहाँ से निकालेंगे, ठीक। मास दिया हुआ है 30 ग्राम, ये मोलर मास, तो मास बाय मोलर मास वैल्यू कितना हो गया मोल, वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 4.3, तो 1000 यूज नहीं करेंगे, मोल बाय वॉल्यूम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें भले ही कह सकते हो कि 30 मिलीलीटर था 0.5 मोलर, यानी कि ये C1 और ये V1 इज डाइल्यूटेड टू 500 मिलीलीटर, यानी अब ये वैल्यू क्या हो गया V2 डाइल्यूटेड टू 500, यानी जहां पहले ये 30 मिलीलीटर था, अब उसमें वाटर ऐड करके डाइल्यूट कर दिया गया 500 मिलीलीटर तक। इस क्वेश्चन को पहले भी बताए थे, कैसे समझना आप, डाइल्यूटेड बाई एडिंग 500 मिलीलीटर एंड डाइल्यूटेड टू 500 मिलीलीटर, दोनों में फर्क है। डाइल्यूटेड बाई एडिंग 500 मिलीलीटर कहने का मतलब, अब जो V1 का वैल्यू है उसमें 500 जोड़ दो, और डाइल्यूटेड टू 500 मिलीलीटर कहने का मतलब ऑलरेडी अब वो वैल्यू कितना हो गया V2 हो गया। तो यहाँ इस क्वेश्चन में बी वाले पोर्शन में C1 का वैल्यू कितना है 0.5 मोलर, V1 का वैल्यू कितना है 30 मिलीलीटर, C2 का वैल्यू निकालना है, और V2 का वैल्यू दिया हुआ है 500 मिलीलीटर। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2। तो देखिए C1 पता है, V1 पता है, V2 पता है, तो सिर्फ क्या निकालना है C2, यहां से निकल जाएगा, बन जाएगा ना।
आगे बढ़े। ये 2.4 नहीं बना, ठीक। देखते हैं ये क्या करा है। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। यानी इस जगह पर मोललिटी दिया हुआ है और सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है 2.5 किलोग्राम। ये 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन का मास है, इस चीज का याद ध्यान रखोगे। ये क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन। और फॉर्मूला में हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो अगर सॉल्यूट का मास कुछ भी आप मानते हैं एक्स वाई जेड, तो इसको माइनस करना पड़ेगा यहां पर, यानी कि कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ेगा। बोर्ड पर देखो, यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास ऑफ यूरिया, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, एक्स ग्राम लेट, ठीक है। यहां तक सोल्व आपको करना है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आप बताओ यूरिया का मोलर मास कितना आएगा, 60 ग्राम पर मोल। तो बताओ इसका मोल कितना लिखेंगे, x/60। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 2.5 kg। ग्राम में कन्वर्ट करो, 2500 ग्राम। इसलिए मास ऑफ सॉल्वेंट ये निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन माइनस क्या लिखेंगे, सॉल्यूट। बताओ आप, 2500 माइनस एक्स, क्योंकि ये सॉल्यूशन है और ये क्या है, सॉल्यूट। ये मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया। अब देखो तो इस क्वेश्चन में मोललिटी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना मोललिटी, 0.25। ये मोलल है। अब फॉर्मूला लिखेंगे, मोललिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अब मोललिटी का वैल्यू 0.25, इट वुड बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 2500 माइनस x इंटू 1000। अब इसे सोल्व कीजिए और किसका वैल्यू निकालिएगा, x का। अब ये मैथ्स के वाले पोर्शन पे चला है। अब मैथ्स में जोड़ घटाव गुना भाग आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ऐसे भी इसको सीख के कौन बड़का तीर मार लीजिएगा। जब जोड़े घटाव नहीं आता है तो ठीक है, बन जाएगा। अब यानी क्लू यहाँ पर यही था जो कंफ्यूज करने वाला था कि 2.5 किलोग्राम जो है वो सॉल्यूशन की जगह पर सॉल्वेंट यूज कर लिए, तो फिर आंसर नहीं आता। ये 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन है और आपको जरूरत पड़ता है सॉल्वेंट का, तो वो पार्ट था। तो नोट कर लीजिए, यहां करा कैलकुलेट मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटासियम आयोडाइड इफ द डेंसिटी ऑफ 20% बाई मास, यानी 20% क्या दिया हुआ है, W/W, और डेंसिटी है 1.202। फिर क्यों नहीं बना, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग बनाए हैं। मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारा पार्ट तो हम लोग बनाए हैं, क्यों नहीं बना। के आई, तो के आई का जो है वो अब एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालेंगे, पोटासियम आयोडाइड है, बन जाएगा ना। कहाँ डाउट है जो बताओगे तो फिर बता पाएंगे। अब डाउट यही नजर आया कि पोटासियम आयोडाइड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अच्छा, बन जाएगा ना ये। तो अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहा, जो नहीं अटेम्प्ट लिए हैं, थोड़ा सा नंबर लिखा हुआ है, तो आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिएगा और जहां डाउट होगा वो अगले क्लास में एक्सरसाइज बताएंगे। यानी ये वाला पोर्शन कंप्लीट ही करके आगे बढ़ेंगे। बाकी दूसरे वाले बैच में ये पेंडिंग में वर्क है, लास्ट में बताना पड़ेगा। आप में इसको बताते हुए ही आगे चलेंगे। तो एग्जाम्पल का, इंटेक्स्ट का, कंसंट्रेशन से रिलेटेड सारा क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको